डियर स्टूडेंट्स, स्मार्ट पॉलिटिकल वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागतम है। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी वीडियो सीरीज़ में हम राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। जो राज्यसभा है वह संसद का द्वितीय सदन है तथा उच्च सदन है। हम अपनी इस वीडियो में राज्यसभा की संरचना, उसके गठन, कार्य एवं शक्तियाँ तथा ऐसे कार्य जो केवल राज्यसभा कर सकती है, लोकसभा को वो शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं, उन सभी का आज अपनी वीडियो में अध्ययन करेंगे। जो राज्यसभा है उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों से सदस्य आते हैं। राज्यसभा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। इसको लोकसभा की तुलना में बहुत ही कम पावर्स दी गई हैं, लेकिन फिर भी डियर स्टूडेंट्स इसका अपना महत्व है तथा उपयोगिता है। तो आइए आज अध्ययन करते हैं राज्यसभा का। इसे हाउस ऑफ स्टेट्स भी कह देते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया तथा 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई। यही कारण है कि 13 मई 2002 को संसद का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं राज्यसभा के गठन एवं संरचना के बारे में। तो इस सब के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है आर्टिकल 80 में। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो आइए देखते हैं इसके गठन के बारे में संविधान के आर्टिकल 80 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 80 के भाग 1 में कहा गया है कि राज्यसभा में जो टोटल मेंबर्स हैं वो अधिकतम 250 हो सकते हैं। इन 250 सदस्यों में से जो 238 सदस्य हैं वो राज्यों से चुने जाएंगे तथा शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करेगा जिन्हें अपने क्षेत्र में विशेष जानकारी हो, विशेषज्ञता प्राप्त हो तथा अनुभव प्राप्त हो। तो ये कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें से राष्ट्रपति को 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। तो हम पढ़ते हैं, अमूमन तो देखते हैं कि आर्टिकल 80(3) में 4 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है जहां से राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो वो कौन कौन से हैं? कला, विज्ञान, साहित्य तथा समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों से विशेषज्ञता एवं अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को राष्ट्रपति को राज्यसभा में मनोनीत करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठाया जाता है कि हमने देखा है कि राज्यसभा में खिलाड़ियों को भी मनोनीत किया गया है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, मदर मैरी कॉम, दारा सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू। इनको भी जब राज्यसभा में मनोनीत किया गया तो ये प्रश्न उठाया गया कि संविधान में खेल शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, तो फिर खेल जगत से सदस्यों को मनोनीत क्यों किया गया। जब सचिन तेंदुलकर को अप्रैल 2012 में राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किया गया तो तब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि किस आधार पर राष्ट्रपति ने सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में मनोनीत किया है। तब सुप्रीम कोर्ट ने जब संविधान का अध्ययन किया तो पाया कि आर्टिकल 83 में कहीं पर भी खेल शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं की भावना सिर्फ ये थी कि जितने भी जो विशेष क्षेत्र हैं उनमें से विशेषज्ञता
और अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को ही राज्यसभा में लाया जाए, ताकि उनके अनुभव से और विशेषज्ञता से देश को कुछ फ़ायदा हो सके। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जवाब में कहा कि बेशक से आर्टिकल 83 में खेल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में मनोनीत करना बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि खेल भी तो एक कला है। तो खेल शब्द को हमने कला में शामिल कर लिया है तथा इस प्रकार से इन खिलाड़ियों को भी राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। यहाँ पर एक प्रश्न और भी पैदा होता है कि क्या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रपति द्वारा किए गए ऐसे प्रत्येक कार्य को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है जिसे संविधान के खिलाफ माना गया हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे संविधान के अधिकतम सदस्य 250 है, उसमें से 238 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यों से आते हैं, तथा जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में हमारे देश में राज्यसभा में केवल 245 सदस्य राज्यसभा में हैं। इन 245 सदस्यों में से 233 सदस्य हैं वो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से राज्यसभा में जो वर्तमान सदस्य संख्या है वह है 245। अब हम देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की क्या प्रक्रिया है। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसका नाम है एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय खुला मतदान पद्धति। हाँ डियर स्टूडेंट्स, इस पद्धति के बारे में हम पहले भी अपने वीडियोज़ में, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव की वीडियो में और उपराष्ट्रपति के चुनाव की वीडियो में विस्तार से इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो यदि आपको राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव की वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आ गई है, तो आप ये भी समझ गए होंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है। केवल एक शब्द का अंतर है, वो है खुला मतदान। तो यहाँ पर हम देखें तो जो राज्यसभा के जो चुनाव हैं वो एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय खुले मतदान पद्धति के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पर आप 3 बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले है एकल संक्रमणीय, और दूसरा है हस्तांतरणीय, और तीसरा शब्द है खुली मतदान पद्धति। यहाँ पर जो है खुली शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर गुप्त मतदान होता है, लेकिन राज्यसभा में खुला मतदान होता है। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के चुनाव ऐसे हैं कि इन तीनों ही चुनाव में एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मतदान पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो एक बार अगर आपको ज़्यादा विस्तार से देखना है तो आप राष्ट्रपति की वीडियो को ज़रूर दोबारा से देखें। 2003 में हमारी सरकार ने संविधान में 2 परिवर्तन ऐसे कर दिए हैं जो कि राज्यसभा से संबंधित है। सबसे पहला परिवर्तन तो यह है कि जो सदस्य है उसे राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। राज्यसभा के लिए उम्मीदवार ने जिस राज्य से चुनाव लड़ा है, ज़रूरी नहीं है कि वह उसी राज्य का हो। और इसमें दूसरा परिवर्तन क्या किया गया है, यहाँ पर जो खुला मतदान शब्द का प्रयोग 2003 में ही हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो ये जो दोनों के दोनों प्रावधान है ये हमारे संविधान में 2003 में किए गए हैं। राज्यसभा के जो स्थानों का आवंटन है वो हमारे संविधान की अनुसूची नंबर 4 में दिए गए हैं। वहाँ पर राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है। राज्यों में स्थानों का आवंटन किस आधार पर किया गया है, तो वो आधार है जनसंख्या। ध्यान रखिए कि हमारे संविधान में राज्यसभा के लिए जो
स्थानों का आवंटन है वो समानता के आधार पर नहीं है, बल्कि जनसंख्या के आधार पर किया गया है। अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक है उस राज्य को राज्यसभा में उतने ही अधिक स्थान आवंटित किए गए हैं, और जिनकी संख्या कम है उनको कम स्थान आवंटित किए गए हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश में 31 स्थान राज्यसभा के लिए आवंटित किए गए हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो महाराष्ट्र का आता है, और महाराष्ट्र के लिए 18 स्थान आवंटित किए गए हैं। अगर हम अपने हरियाणा की बात करें तो हरियाणा क्योंकि एक छोटा सा स्टेट है, इसलिए हरियाणा में केवल 5 सीटें राज्यसभा को दी गई हैं। इसी तरह से कई छोटे छोटे ऐसे भी राज्य हैं जिनमें मात्र 1 सीट ही आवंटित की गई है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ये छोटे छोटे ऐसे राज्य हैं जिनको केवल राज्यसभा में 1 सीट आवंटित की गई है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली और पांडिचेरी ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन दोनों को ही राज्यसभा में स्थान आवंटित किए गए हैं। दिल्ली और पांडिचेरी में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राज्यसभा का गठन नहीं किया गया था, तब यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संसद द्वारा विहित की गई प्रणाली के अनुसार किया जाता था। लेकिन बाद में इन दोनों स्थानों में राज्यसभा का गठन कर लिया गया, और अब जो है इन दोनों स्थानों को भी राज्यसभा में स्थान आवंटित किए गए हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार है, दमन एवं दीव है, चंडीगढ़ इत्यादि जो 5 बचे हैं, उनमें कहीं पर भी राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को एक भी स्थान आवंटित नहीं किया है। यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, हाल ही में वहाँ पर राज्य की सदस्यता समाप्त कर दी गई है, तथा जम्मू तथा लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, तो वहाँ पर भी जो है राज्यसभा की 4 सीटें हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। हम योग्यताओं की बात करें तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी वही योग्यताएं चाहिए जो कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। अंतर सिर्फ आयु का है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, तथा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी थी? 25 वर्ष। सिर्फ यही अंतर है, बाकी दोनों की योग्यताओं में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। और अब बात करते हैं राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में, टेन्योर के बारे में। देखिए, जो कि राज्यसभा है वह एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। किस प्रकार से? क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता है। हाँ, इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर होते रहते हैं, तथा जितने सदस्य रिटायर होते हैं उतने ही सदस्यों का चुनाव उसी वर्ष कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से एक सदस्य को 6 वर्ष का समय मिलता है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। और अब देखते हैं राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं वो कौन कौन होते हैं। सबसे पहले तो जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हालांकि जो राष्ट्रपति है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह राज्यसभा का सभापति होता है। वह लोकसभा के अध्यक्ष की तरह से राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, और इसके साथ ही राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने में से एक उपसभापति का भी चुनाव करते हैं। जब सभापति अनुपस्थित होते हैं तो उपसभापति बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन कभी कभी जब ऐसा भी समय आ जाए कि जब सभापति और उपसभापति दोनों ही अनुपस्थित हों, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा का कोई ऐसा वरिष्ठ सदस्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करे। उपसभापति जब चाहे वह जो है सभापति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है।
और अब देखते हैं सभापति के अधिकार एवं कर्तव्य। सभापति राज्यसभा में वही सभी कार्य करता है जो कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उसे बैठकों की अध्यक्षता करने का अधिकार है, लेकिन सिर्फ 2 कार्य ऐसे हैं जो राज्यसभा के अध्यक्ष को प्राप्त नहीं है। नंबर 1 तो जो वित्त बिल होता है, उस वित्त बिल के बारे में निर्णय करने का अधिकार राज्यसभा के सभापति को नहीं होता है। और दूसरे, जब दोनों सदनों की, लोकसभा की और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, तो उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर को है, ना कि राज्यसभा के सभापति को। तो इन 2 कार्यों को छोड़कर के राज्यसभा का सभापति वे सभी कार्य करता है जो लोकसभा का स्पीकर भी अपने सदन में करता है। और यदि सभापति अनुपस्थित होता है तो उसके स्थान पर उपसभापति वे ही कार्य करता है। और अब देखते हैं कि राज्यसभा के कौन कौन से कार्य एवं शक्तियां हैं। राज्यसभा को कौन कौन सी पावर्स दी गई है, कौन कौन से कार्य करने का अधिकार दिया गया है। देखिए, राज्यसभा हालांकि लोकसभा की तुलना में एक कमजोर सदन है। राज्यसभा की स्थापना लोकसभा के एक सहायक व सहकारी सदन के रूप में की गई है, तो इसको लोकसभा के मुकाबले में बहुत कम पावर्स दी गई है। लेकिन फिर भी, क्योंकि जैसा कि हमें पता है, संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब ये दोनों सदनों से कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है और वह कानून बन जाता है। तो इस प्रकार से राज्यसभा के भी कुछ कार्य एवं शक्तियां हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विधायी शक्तियां, यानी कि कानून बनाने के मामले में राज्यसभा को कौन कौन सी पावर्स दी गई। देखिए, कानून बनाने के मामले में, विधायी शक्तियों के मामले में राज्यसभा को लोकसभा के समकक्ष भी शक्तियां दी गई है। इस प्रकार के बिल को जो कानून बनाने संबंधित होता है, उसको संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा में और चाहे राज्यसभा में, और दोनों को अपने बहुमत से उसे पास करना होता है और फिर वह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वह बिल कानून बन जाता है। लेकिन देखें तो वर्तमान में स्थिति क्या है। वर्तमान में स्थिति यह है कि सभी महत्वपूर्ण बिलों को पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और फिर वो राज्यसभा में जाते हैं। राज्यसभा किसी बिल को पास नहीं करती है या उसको 6 महीने से अधिक रोके रखती है, तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। और ऐसी स्थिति में लोकसभा का ही अधिक महत्व है, क्योंकि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 545 है, जबकि राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। अतः स्पष्ट है कि लोकसभा के बहुमत से ही संयुक्त अधिवेशन में प्रस्ताव पारित होता है और वह कानून बन जाता है। और अब हम बात करेंगे राज्यसभा की वित्तीय शक्तियों के बारे में। वित्तीय शक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो राज्यसभा लोकसभा की अपेक्षा एक कमजोर सदन है, क्योंकि इस मामले में लोकसभा को अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। हम अपने संविधान के आर्टिकल 109 को पढ़कर देखें तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी वित्त बिल पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। बिल को जब रखने की बात है वही लोकसभा से शुरुआत होती है, राज्यसभा में तो बिल को रखा ही नहीं जा सकता, पहले प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता। और इसके साथ ही राज्यसभा केवल उस बिल को 14 दिन तक रोके रख सकती है। 14 दिन के पश्चात वह अपनी सिफारिशों सहित उसे लोकसभा को भेजती है और लोकसभा पर यह डिपेंड करता है कि उनकी सिफारिशों को वो मानती है या नहीं मानती है। अगर राज्यसभा 14 दिन के बाद भी लोकसभा को वित्त बिल को प्रेषित नहीं करती है तो भी उस बिल को उसी स्थिति में पास मान लिया जाता है जिस स्थिति में लोकसभा ने उस बिल को पास करके राज्यसभा के पास भेजा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वित्त के मामले में
जो राज्यसभा है वह एक कमजोर सदन है। उसे अपने सुझाव देने के अलावा और 14 दिन वित्त बिल को रोके रखने के अलावा और कोई पावर इस मामले में प्राप्त नहीं है। और अब हम देखते हैं संशोधन संबंधी शक्ति कि संविधान में संशोधन करने के बारे में राज्यसभा को क्या पावर्स प्राप्त है। राज्यसभा में संशोधन की शक्ति लोकसभा के बराबर दी गई है। अगर किसी भी मामले में संविधान में संशोधन करना है, किसी भी आर्टिकल में संशोधन करना है, तो इस प्रकार के बिल को भी संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और दोनों ही सदनों के द्वारा बहुमत से उस बिल का पारित किया जाना आवश्यक है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि राज्यसभा ने 1989 में 2 ऐसे बिल थे जिनको पास नहीं किया तथा इस प्रकार से वो बिल समाप्त हो गए। वो कौन से बिल थे? वो पंचायत एवं नगर पालिका से संबंधित से संबंधित 64वां तथा 65वां संवैधानिक संशोधन बिल था, जिसको राज्यसभा ने पास नहीं किया, जिसके कारण वे दोनों ही बिल समाप्त हो गए। अतः संशोधन करने की शक्तियां राज्यसभा को बराबर दी गई। और अगली पावर है आपातकालीन शक्ति। आपातकाल के बारे में शक्तियां। जब देश में आपातकाल लागू किया जाता है तब भी दोनों ही सदनों के द्वारा इसे सहमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। लेकिन यदि ऐसा समय होता है कि उस समय लोकसभा अस्तित्व में नहीं होती है, केवल राज्यसभा होती है, तो केवल राज्यसभा की सहमति से ही देश में आपातकाल लागू किया जाता है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा गठित होती है तो उसके 1 महीने के अंदर लोकसभा को उसे अपनी सहमति भी प्रदान करनी पड़ती है। इस शक्तियों के अलावा राज्यसभा को कुछ और भी शक्तियां दी गई है और उन और शक्तियों में, अन्य शक्तियों में हम किन किन बातों पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि राज्यसभा को लोकसभा के साथ मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करने का अधिकार है, इसके साथ ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करने का अधिकार है तथा जो राज्यसभा होती है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों तथा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने का कार्य भी करती है और जो अपने जो पदाधिकारी होते हैं राज्यसभा उन पदाधिकारियों का चुनाव भी करती है। और इसके साथ साथ राज्यसभा उपराष्ट्रपति को सदन के बहुमत के आधार पर उनके पद से हटा भी सकती है। तो ये इसकी कुछ अन्य शक्तियां। और अब हम देखेंगे राज्यसभा के कुछ ऐसे स्पेशल राइट, ऐसे विशेष अधिकार एवं शक्तियां जो लोकसभा को भी प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर हम राज्यसभा की विशेष शक्तियों पर चर्चा करेंगे। तो इन विशेष शक्तियों में सबसे पहली बात तो यह है कि आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह देश में नई अखिल भारतीय सेवाओं की रचना कर सकती है। वह अपने सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संसद को यह अधिकार दे सकती है कि वह नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करे। राज्यसभा के अभाव में संसद को यह कतई अधिकार नहीं है कि वह नई सेवाओं का सर्जन करे। तो अब तक हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा 2 बार हो चुका है कि जब राज्यसभा ने अपने इस विशेष अधिकार का प्रयोग किया है तथा नई सेवाओं के गठन का अधिकार संसद को दिया है। जैसे कि 1961 में राज्यसभा ने अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय इंजीनियर सेवा, वन सेवा तथा चिकित्सा सेवा का सृजन किया। और इसी प्रकार से राज्यसभा ने अपने इस विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए 1965 में भारतीय कृषि सेवा तथा शिक्षा सेवा का सृजन किया।
राज्यसभा को ही प्राप्त है, ना कि लोकसभा को। और इसके साथ ही एक हमारी जो राज्यसभा है उसका दूसरा एक और विशेष अधिकार है कि आर्टिकल 249 के अनुसार राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है तथा संसद को उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ये भी हमारी राज्यसभा का एक विशेष अधिकार है और ऐसा भी 2 बार हो चुका है जब राज्यसभा ने इस अधिकार का प्रयोग किया हो। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर कर लीजिएगा कि राज्यसभा केवल 1 वर्ष के लिए ही संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो हर वर्ष एक वर्ष बढ़ा करके ऐसे कानून को अस्तित्व में बनाए रख सकती है। ऐसा भी हमारी राज्यसभा ने 2 बार किया है। सबसे पहले 1952 में व्यापार, वाणिज्य तथा जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनकी उपलब्धि और वितरण को राष्ट्रीय महत्व का विषय हमारी राज्यसभा ने घोषित किया तथा इसके ऊपर संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया। इसी प्रकार से 1986 में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र है उसकी जो सुरक्षा का कार्य है वह भी हमारी राज्यसभा ने संसद को सौंपा। तो इस प्रकार से आर्टिकल 249 का प्रयोग करते हुए भी हमारी राज्यसभा ने इन दोनों विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दोनों के दोनों हमारी राज्यसभा के विशेष अधिकार हैं। इन सब कार्यों की चर्चा कर लेने के पश्चात अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो सांसद होते हैं उनकी सदस्यता को किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी सांसद है वो अपनी मर्जी से अपने अपने सदन के सभापति को या अध्यक्ष को त्याग पत्र दे सकता है या उनकी मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो सकता है। अगर कोई राज्यसभा का सदस्य त्याग पत्र दे देता है या उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर एक नए सदस्य का चुनाव कर लिया जाता है। लेकिन यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि उसका उसी अवधि के लिए ही चुनाव किया जाता है जितनी अवधि त्याग पत्र देने वाले सदस्य की बाकी बची हुई है। यानी कि पूरे 6 वर्ष के लिए नए सदस्य का चुनाव नहीं किया जाता है बल्कि शेष अवधि के लिए ही किया जाता है। मान लीजिए कि राज्यसभा के सदस्य ने 2 वर्ष के पश्चात त्याग पत्र दिया तो नए सदस्य का चुनाव केवल 4 वर्ष के पश्चात ही किया जाएगा। दूसरे, यदि कोई सदस्य विधानसभा का और राज्यसभा का चुनाव एक साथ लड़ता है और दोनों में ही उसका निर्वाचन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यदि उसने विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र नहीं दिया तो राज्यसभा की उसकी सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव एक साथ लड़ता है और दोनों में ही उसका चुनाव हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ही उसे एक सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है अर्थात उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और अगला पॉइंट ये है कि यदि अपने पद पर रहते हुए कोई उम्मीदवार पहले योग्य था लेकिन उसमें अब अयोग्यता पैदा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी उसके जो सांसद की जो स्थान है वो समाप्त किया जा सकता है। वो किस प्रकार से, यदि कोई व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी जो है सांसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। इसी प्रकार से यदि वह पागल या दिवालिया हो जाता है तो भी इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है या फिर वह किसी सरकारी नौकरी को ज्वाइन कर लेता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे कई तरीके हैं जिसके कारण उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है।
ये सब चर्चा कर लेने के बाद थोड़ा सा हम यह भी देख लेते हैं कि सांसदों के कुछ विशेष अधिकार हैं। सांसदों को ऐसे कौन कौन से विशेष अधिकार मिले हुए हैं जो कि उन पर लागू नहीं होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सिविल मामलों में किसी भी सांसद को अधिवेशन से 14 तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि सिविल मामले में किसी भी सांसद को अधिवेशन चलने से 40 दिन के पहले तथा अधिवेशन समाप्त होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसा आपराधिक मामलों में नहीं होता है। आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी प्रकार से सांसदों को सदन में बोलने से भी नहीं रोका जा सकता है। वो सदन में अपने भाषण में कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर उक्त न्यायाधीश पर कोई महाभियोग चला हुआ है तो ऐसी स्थिति में वो उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से बिना सभापति या अध्यक्ष की अनुमति के किसी भी सांसद को कोर्ट में साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता है। उसे उसके 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। इसी प्रकार से सदन में जाकर के किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये कुछ सांसदों के विशेष अधिकार थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे राज्यसभा के बारे में वीडियो थी। तो हम शुरू से ही आपको इस वीडियो में ये बताते रहे हैं कि जो राज्यसभा है वह लोकसभा के मुकाबले में एक कमजोर सदन है, लेकिन फिर भी उसका अपना महत्व है, उसकी अपनी उपयोगिता है। तो आपको ये सारी बातें राज्यसभा के बारे में समझ में आ गई होगी। और अब हम अपनी अगली वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इसी के साथ